जय हिंद। डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 1.2। तो 1.1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। तो 1.2 में 12 क्वेश्चंस हैं और इन सब के सब वर्ड प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखा, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगा। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days in school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो किसी एक बुक एग्जीबिशन में, यानी कि आप कह सकते हैं बुक फेयर, किताबों के मेला जिसको कहते हैं, तो इसमें 4 दिन में बुक्स बिके थे, पुस्तक सेल हुई थी। पहले दिन में 1094, दूसरे दिन 1112 और तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751 बुक्स सेल हुई। तो इन चारों दिन में टोटल कितने बुक सेल हुई? तो देखिए, बुक सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे कितने हैं? 1094 है, 1094। अच्छा, बुक सोल्ड ऑन दी सेकंड डे, दूसरे दिन कितने? 1812, 1800। अच्छा, ये 1094 है, 194 नहीं, 1094। और दूसरे दिन का 1812। अच्छा, बुक सोल्ड ऑन द थर्ड डे, ऐसे आप कमा कमा देके लिख सकते हैं लाइन, और पूरा वर्ड भी यहाँ लिख सकते हैं। तो थर्ड डे में कितने बुक्स? 2050, 2050 एंड बुक सोल्ड ऑन दी फोर्थ डे, यानी कि फाइनल डे। फाइनल डे में लास्ट दिन में कितने? 2751, 2751। अच्छा, अब टोटल कर देना ऐसे। अरे सॉरी, बुक्स नहीं, सॉरी, यहाँ पे टिकट है, बुक्स नहीं, टिकट है। तो टोटल इन सब को ऐड कर देना। 4 + 2 6, 6 + 1 7 है। अच्छा, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 0 कैरी ओवर 2 है। अच्छा, 8 + 2 10, 10 + 7 17, 7 कैरी ओवर 1 है। 1 2 और 2 4, 4 2 6 + 1 7 है, तो 7707 है। तो इन चारों दिनों की टोटल टिकट सेल कितना हुआ? 7707 टिकट सेल हुआ। तो फाइनली आप एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इज 7707 है। मतलब इतने टिकट इन चारों दिनों में सेल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर. He has so far scored 6,980 runs in the test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? तो शेखर एक बहुत नामी मानी प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है। तो 6,980 रन बना लिए उन्होंने, बना लिया, लेकिन इनके टारगेट क्या था? 10,000 रन बनाना था। 10,000 रन के टारगेट था इनको, 10,000 का। लेकिन इन्होंने एक्चुअली कितने रन बनाई? 6,980 रन बनाए। तो 10,000 कंप्लीट करने के लिए और कितने रन चाहिए? हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड? 10,000 होने के लिए और भी कितने रन होने चाहिए? पहले ऐसे ही लिखिए, टारगेटेड रन या फिर एक्सपेक्टेड रन कितने हैं? 10,000 है। अच्छा, अब देखिए एक्चुअल रन 6,980 जो रन है ना, इन्होंने एक्चुअली बनाए हैं। तो एक्चुअल रन स्कोर कितने? 6980।
तो देयरफॉर आप लिखिए शेखर नीड्स 10,000 माइनस 6,980, तो इसे माइनस करिए, 0 है ये तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 है, ये 9 माइनस 9 0 है, और यहाँ 9 बचा 9 माइनस 6 3, 3020 रन, 3020 रन। अच्छा यहाँ लिख सकता हूँ 20 रन टू कंप्लीट हिज टारगेट, तो यह रहा भाई कंप्लीट आंसर। ठीक है, देखिए इस पैटर्न में लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं, अब किसी और भी पैटर्न में लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज से एक्सप्रेस करना पड़ेगा। डायरेक्ट आपने क्या किया, इससे इसको माइनस कर दिया और बस ये आंसर ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया। इससे देखिए आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेंगे, हो सकता है तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन पूरा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर तरीका नहीं है। हाँ आंसर तो जरूर करेक्ट आ जाएगा, लेकिन तरीका प्रॉपर नहीं है, ऐसे ही लिखना। देखिए यहाँ ये जो मैंने लाइन्स लिखा है, वर्ड्स लिखा है, वो अलग अलग तरीकों से भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो किसी इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स थे, कितने कैंडिडेट्स? दो कैंडिडेट्स थे। मान लीजिए एक बीजेपी का और एक कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, अच्छा तो इन दोनों में से एक को 5,77,500 वोट्स मिले हैं, और इनके जो नियरेस्ट राइवल है, राइवल मतलब क्या है, इसको कहते हैं कॉन्टेस्टेंट। ठीक है, अपनी प्रतियोगी। तो नेक्स्ट हाईएस्ट है जिनको वोट्स मिले, इनको कितने मिले? 3,48,700 वोट मिले। तो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? तो यहाँ पे इन दोनों में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, इनको कितनी मार्जिन की वोट्स ज्यादा मिले, यानी कि इनको कितनी वोट्स ज्यादा मिले विन करने के लिए। तो एक्चुअली देखिए सक्सेसफुल वो कैंडिडेट है जिनको ज्यादा वोट्स मिले थे। तो ज्यादा वोट्स किनको मिले थे? जिन्होंने हासिल की 5,77,500 वोट, वो तो बड़ा नंबर है ना। अच्छा तो कितनी ज्यादा है वो निकलना है। देखिए 5,77,500 ये सक्सेसफुल कैंडिडेट, मतलब जिनको जीत हासिल हुई, जिन्होंने विन की, इनके वोट से। और नियरेस्ट जो राइवल है, मतलब अपने करीबी जो कॉम्पिटेंट है, वो कितने, इनको कितने मिले? 3,48,700, 3,48,700 वोट। तो मार्जिन मतलब क्या है, यहाँ डिफरेंस क्या है, दोनों नंबर्स की डिफरेंस निकाल लो भाई। तो 0 तो है, 15 - 7 8 है, यहाँ पे आप 6 में, तो 16 - 8 8 होगा। यहाँ पे आप 6 है, 6 - 4 2 है, 5 - 3 2, 2,28,800 वोट। यानी कि ये जो मार्जिन है, ये जो 2,28,800 वोट, वो मार्जिन है, यानी कि इतनी वोटों से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है विन के, मतलब जीत हासिल की। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय द विनिंग कैंडिडेट इज इक्वल टू, ये फिगर लिख देना, 5,77,500। अच्छा अब ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय द नियरेस्ट राइवल 3,48,700, 3,48,700। तो therefore margin that the successful candidate won the election is, या फिर the winning candidate won the election is, इससे इसको माइनस करना, 5,77,500 माइनस 3,48,700 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2,28,800, 2,28,800 वोट्स। ठीक है,
नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड books worth rupees 2,85,891 in the first week of June and books worth rupees 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? तो कीर्ति बुक स्टोर है एक लाइब्रेरी मान लीजिए, इस बुक स्टोर में जून की 2 हफ्ते लगातार बुक सेल हुई। पहले हफ्ते में 2,85,891 बुक सेल हुआ और दूसरे हफ्ते में उसी मंथ की 4,768 बुक सेल हुई। तो दोनों हफ्ते मिला के टोटल कितने बुक सेल हुए, तो दोनों को ऐड कर देना, 6,86,659 बुक्स आएंगे, यानी कि इतने बुक्स दोनों मिला के सेल हुई दोनों हफ्ते के। अच्छा, नेक्स्ट कंटिन्यूइंग क्वेश्चन है, वो इसमें कह रहा है कि भी कौन सी हफ्ता में ज्यादा बुक सेल हुआ और कितने ज्यादा सेल हुआ। तो जाहिर सी बात है सेकंड वीक में बुक्स ज्यादा सेल हुई, लेकिन कितनी ज्यादा, तो इससे इस फिगर को माइनस करना, फर्स्ट वीक में कम सेल हुआ, सेकंड वीक में ज्यादा सेल हुआ, तो ज्यादा से कम को माइनस कर देना, हमें डिफरेंस मिल जाएगा। यानी इन दोनों की डिफरेंस क्या है, इतनी बुक्स ज्यादा सेल हुआ, ऐसी है। तो देखिए यहाँ तो हमने टोटल कर लिया, तो और एक लाइन आप देख सकते हैं, टोटल सेल फॉर 2 weeks इज वर्थ रुपीज 6,86,659, मतलब ये। अच्छा, अब जो नेक्स्ट कंटिन्यूइंग क्वेश्चन है, इसका भी आंसर लिखना होगा ना, तो देखो ऑल्सो सेल्स इन, अच्छा यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, ऑल्सो सेल्स इन द सेकंड वीक इज ग्रेटर, कौन सी वीक में ज्यादा है वो निकालना है, सेकंड वीक में तो ग्रेटर है। अच्छा, लेकिन कितनी ज्यादा है, तो भाई इससे इसको माइनस कर देना, तो 1,14,877 आएगा। देखिए इसका माइनस किसी बड़ी बात नहीं है, आप आराम से माइनस कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी है माइनस करना, ठीक है। तो इतनी ज्यादा बुक सेकंड वीक में सेल हुआ, कितनी सिंपल ना। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, find a difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once. तो 6, 2, 7, 4, 3, 7, 4, 3, ये जो 5 डिजिट्स है, इनको यूज करके सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर की डिफरेंस निकालना। तो पहले हम इन सब डिजिट से सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर निकालेंगे। तो गिवन डिजिट्स आर 6, 2, 7, 4, 3। अच्छा, तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट नंबर फाउंड बाय दीज डिजिट्स, इन सब डिजिट से बनी हुई सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर फॉर्म कैसे होते हैं भाई, जितने सारे गिवन डिजिट्स है इनको हम लेफ्ट साइड से सीरियली राइट साइड तक लिखते हैं। सबसे लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर सबसे बड़ा डिजिट पुट की जाए और ऐसे ही ग्रेजुअली इसकी बाद जो बड़ा है, इसके बाद थर्ड पोजीशन में, इसके बाद जो बड़ा डिजिट है और लास्ट में सबसे छोटा डिजिट लिखा जाए तो वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले अगर सबसे बड़ा डिजिट लिखा जाए तो वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। वैसे ग्रेजुअली जाना होगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट कौन सी है, 7 है, तो 7 को पहले लिखना पड़ेगा। इसके बाद कौन सी है, 6 है, इसके बाद 6 आएगा। इसके बाद कौन सी डिजिट है, 4 है, तो 4 है। इसके बाद 3 है, 3 है, और इसके बाद 2 है, तो लास्ट में 2 आ रही है। तो ये होगा सबसे बड़ा नंबर इन सब डिजिट इस करके। और सबसे छोटा नंबर तो बहुत इजी है, इन सब डिजिट को रिवर्स कर देना, मतलब सबसे छोटा डिजिट सबसे पहले और सबसे बड़ा डिजिट सबसे आखिर में, और बीच में बाकी सब वैसे ही सीरियली अरेंज करना। तो 2, 3, 4, 7, देखिए 2, 3, 4, 6, 7 है, ये सबसे छोटा है। अब देखिए ये तो लिस्ट नंबर है फॉर्म बाय दिस डिजिट। अच्छा, अब देखिए डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर, तो दोनों की डिफरेंस, तो सबसे बड़ा नंबर ये है 7। अच्छा, यहाँ इज होगा, इज सबसे बड़ा नंबर तो ये है 76432, 76432 माइनस 23467 है। अच्छा, तो इससे माइनस करना ना, 23467
4 6 7, तो 12 माइनस 7 5 है, यहाँ फिर 12 बचा, 12 माइनस 6 6 है, यहाँ 3 बचा, तो 3 से 4 नहीं माइनस होगा, यहाँ से 1 बड़ा करना, तो 13 13 माइनस 4 9 है, यहाँ 5 5 माइनस 3 2 है, और 7 माइनस 2 5 है, तो 52,965 होगा। तो इज इक्वल टू 52965, 52965 है। तो ये है भाई आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है। ये मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? तो किसी एक मशीन स्क्रू प्रोड्यूस करता है, स्क्रू पर डे एवरेज 2825, तो 2006 की जनवरी महीने में, पूरे जनवरी महीने में टोटल कितनी स्क्रूज वो मशीन प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई 2006 के जनवरी महीने में कितने दिन हैं। ये तो एक दिन की प्रोडक्शन है, स्क्रू प्रोडक्शन है, तो जनवरी महीने में कितने दिन हैं वो निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअली 2006-7 ऐसा कुछ नहीं, हर जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, 31 डेज। नंबर ऑफ डेज इन दी मंथ ऑफ जनवरी इज 31। 2006 हो, 5 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 10, किसी भी साल के जनवरी महीने 31 दिन की होती है। आप देखिए, स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे, एक दिन की मैन्युफैक्चरिंग कितने 2825 है, तो 31 दिन की कितने होंगे, तो जस्ट 31 से इसको गुना कर देना। ये तो एक दिन की प्रोडक्शन है, तो 31 से इसको गुना करने से हो जाएगा। तो देखिए 2825 इंटू 31, तो 1 से इन सब डिजिट को इंटू करना, मतलब सेम डिजिट होंगे। 1 to 5 5, 1 to 2 2, 1 to 8 8 है, 1 to 2 2 है। अब 3 से, अच्छा आप यहाँ से एक डिजिट चुनना, 3 5 15, 5 कैरी ओवर 1 है, 3 2 6 plus 1 7 है, 3 8 24 4 कैरी ओवर 2 है, 3 2 6 plus 2 8 है, 5 का 5 है, 2 plus 5 7 है, 8 plus 7 15, 5 कैरी ओवर 1 है, 2 plus 4 6 plus 1 7 है, 8 है। 87,575, 87,575 है, मतलब जनवरी महीने में 87,575 स्क्रूज मैन्युफैक्चर होंगे। तो therefore the machine produced 87,575 screws in the month of January 2006. Next 7 number question देखिए, a merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? तो किसी एक व्यापारी के पास, मर्चेंट है मतलब व्यापारी है, बिजनेसमैन कह सकते हैं, बिजनेसमैन के पास 78,592 रुपया है, इनके हाथ में इतने पैसे हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने 40 रेडियो सेट्स खरीद करते हैं, कितने 40 रेडियो सेट, और एक की कीमत 1200 रुपया, एक रेडियो सेट की कीमत कितने 1200 रुपया है। तो 40 रेडियो सेट खरीद करने के बाद इनके हाथ में कितने पैसे आप बचेंगे, तो टोटल कितने पैसे थे 78,592, 78,592 रुपीज। अच्छा, एक रेडियो सेट की कीमत है 1200, तो कितनी रेडियो सेट परचेज करना चाहते हैं 40, तो एक की कीमत कितनी है, तो 40 से इसको गुना कर देना, मल्टीप्लाई करना, तो क्या होगा 40 रेडियो सेट की टोटल कॉस्ट या फिर प्राइस मिल जाएगा। तो देखिए, अमाउंट ऑफ मनी दैट द मर्चेंट हैड इज रुपीज 78,592, पहला लाइन है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट इज इक्वल टू रुपीज 1,200, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, या प्लूरल में आएगा, तो 40 है प्लूरल, तो 1200 को 40 से गुना करना। अच्छा, 40 से इसको गुना करना बहुत इजी है, ये जो जीरो है एक्सट्रीम राइट साइड में है, मतलब आखिर में जीरो है, तो जीरो को पहले छोड़ दीजिए, 4 से 12 को मल्टीप्लाई करिए, 4 12 48 है। अब देखिए, इस नंबर में 2 जीरो है, लास्ट में लिख दीजिए, इस नंबर में 1 जीरो है, तो वो भी लास्ट में लिख दीजिए, तो कितने हैं 48,000 है, यानी कि 40 रेडियो सेट्स की कीमत है 48,000 रुपया। अब देखिए कितने पैसे इनके हाथ में बचे हैं वो निकलना है ना, तो टोटल क्या इनके हाथ में कितने थे 78,592 रुपए, ठीक है। तो इनसे 48,000 माइनस कर देना,
तो लाइन ऐसा लिखना होगा, मानी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज इज इक्वल टू इनिशियल, ये तो था ना, अब 40 रजिस्टर की कीमत कितने हैं 48,000, तो 48,000 इससे माइनस कर देना, रुपीज 48,000 इज इक्वल टू, अच्छा इससे 48,000 माइनस करना, 48,000 मैंने राफ यहाँ माइनस कर देता हूँ, ये जो माइनस के प्रोसेस है राफ वर्क कर लेना, ठीक है। तो 2 है, 9 है, 5 है, 8 माइनस 8 0 है, 7 माइनस 4 3 है, 30,592, तो रुपीज 30,592 है। तो 30,592 रुपये अब इनके हाथ में है, मतलब इस मर्चेंट के हाथ में बाकी है 40 रजिस्टर्स खरीद करने के बाद। तो ये आपका आंसर है। भाई नेक्स्ट 8 नंबर एक क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ट्रिकी एक क्वेश्चन है। A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? Hint: do you need to do both the multiplications? देखिए ये जो हिंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली एक ट्रिक है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक नंबर है 7,233, 7,236, इस नंबर को किसी एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कितने से कर दिया 65 से, लेकिन करना चाहिए था 56 से, ठीक है। इससे करना चाहिए था, कर दिया इससे, कौन से नंबर को 7,236 को, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन कर दिया इस नंबर से 65 से। तो जाहिर सी बात है भाई, जिस नंबर से एक्चुअली मल्टीप्लाई करना था वो छोटा नंबर है, और गलती से जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया वो बड़ा नंबर है। तो ऑब्वियसली यहाँ जो रिजल्ट आएगा करेक्ट रिजल्ट से ज्यादा ही आएगा ना, तो कितनी ज्यादा आएगा वो निकालना है। दो तरीके हैं निकालने की, देखिए 65 से मल्टीप्लाई कर देना जो रिजल्ट आएगा, फिर 56 से भी मल्टीप्लाई कर देना, 56 से तो करेक्ट रिजल्ट आएगा ना, तो जो इनकरेक्ट रिजल्ट है इससे माइनस कर देना, मतलब 65 से इसको मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आएगा रिजल्ट आएगा, और 56 से जो रिजल्ट आएगा वो कम आएगा, तो दोनों को डिफरेंस तो आंसर होगा ना। तो यह जो हिंट है वो ट्रिक है। क्या हम दोनों को ऐसे अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 65 और 56 के बीच जो डिफरेंस है, डिफरेंस से इसको माइनस मल्टीप्लाई कर देना। डिफरेंस क्या है 9 है, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 9 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उतनी ज्यादा होगा। देखिए एग्जांपल से हम और भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक नंबर 1210, 1210 को मल्टीप्लाई करना था 36 से, एक्चुअली इससे करना था, लेकिन गलती से किसी ने 34 से मल्टीप्लाई कर दिया, 34 से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से, तो इससे मल्टीप्लाई करना था, कर दिया इससे, तो जिससे मल्टीप्लाई एक्चुअली करना था वो नंबर बड़ा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यह जो रिजल्ट आएगा ना, मल्टीप्लाई तो इससे किया गया है, तो ये नंबर छोटा है इससे, करेक्ट नंबर से, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा एक्चुअल रिजल्ट से ये जो इनकरेक्ट रिजल्ट है वो कम होगा, लेकिन कितने कम होगा, जस्ट इन दोनों के डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करना, तो इन दोनों की डिफरेंस क्या है 2 है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो 2420 आएगा। तो मतलब इस नंबर की जगह इस नंबर से मल्टीप्लाई करने से कितना कम होगा, यह तो कम होगा क्योंकि इनकरेक्ट नंबर छूटा है, तो वो 2420 कम होगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो सेम वैसा ही यहां भी कर सकते हैं। देखिए डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56 इज 9। अच्छा, नंबर 2 भी मल्टीप्लाइड 7236, इसको मल्टीप्लाई करना, तो आप देखिए देयरफॉर हिज आंसर इज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर बाय 7236 into 9, ठीक है। तो 9 6 54 का 4 कैरी ओवर 5 है, 3 9 27 प्लस 5 32 का 2 है, कैरी ओवर 3 है। अच्छा 2 9 18 प्लस 3 21 का 1 कैरी ओवर 2 है, 7 9 63 प्लस 2 65 है। तो जो डिफरेंस है ना वो 65,124 है, और ये आंसर है।
To stitch a shirt, 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? तो एक शर्ट सिलाई करने के लिए, स्टिच करने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ कपड़े की जरूरत है एक शर्ट के लिए। तो अवेलेबल कपड़े कितने हैं? 40 मीटर है। तो इससे कितनी शर्ट सिलाई हो पाएगा और कितनी क्लॉथ बच जाएगा, ये निकलना है। तो बहुत सिंपल है, क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ अवेलेबल इज इक्वल टू 40 मीटर। हाँ देखिए सेंटीमीटर भी आ रही है, एक शर्ट के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो बेहतर होगा ये जो मीटर वाला केस है इसको सेंटीमीटर में तब्दील कर देना। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यह एक जीरो ज्यादा हो गया, तो 40 मीटर में 4000 सेंटीमीटर होगा। 40 गुना 100 यानी कि 4000। तो 40 मीटर में 4000 सेंटीमीटर कपड़ा है। फिर देखिए क्लॉथ नीडेड टू स्टिच वन शर्ट इज इक्वल टू 2 मीटर 15 सेंटीमीटर यानी कि 215 सेंटीमीटर। देखिए ये सिंपल है, 2 मीटर है तो 2 मीटर से 200 सेंटीमीटर है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 2 मीटर में 200 होगा, और यहाँ और भी 15 सेंटीमीटर है ना, तो 15 ऐड कर देना, मतलब 215 सेंटीमीटर है। मतलब एक कपड़ा सिलाई करने के लिए। अब देखिए टोटल कपड़ा तो इतने हैं 4000 सेंटीमीटर, और एक शर्ट के लिए लगता है कितने? 215 सेंटीमीटर। तो कितने शर्ट्स सिलाई किया जा सकता है? तो मतलब सीधे सीधी बात है, इस 4000 को 215 से डिवाइड देना। तो एक्चुअली देखिए एक क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही मान लीजिए आपके पास 4000 चॉकलेट्स है, 4000 चॉकलेट्स है, तो आपकी एक दोस्त को 215 चॉकलेट्स देना है, एक दोस्त को 215 चॉकलेट्स देना है, तो ऐसे कितने दोस्तों को आप इतनी चॉकलेट से दे पाएंगे? तो सीधी सीधी बात है 215 से इसको डिवाइड देना होगा, तो कितने दोस्त को मिलेंगे वो मिल जाएगा, और लास्ट में तो कुछ बच सकते हैं ना, तो वो रिमाइंडर आएगा। एक्चुअली देखिए यहाँ हम डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा वो आंसर आएगा, मतलब इतने शर्ट सिलाई किया जा सकता है। जो रिमाइंडर आएगा यहाँ हम डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा ना उसको हम रख देंगे और वही कपड़ा बच जाएगा। तो अब हम डिवाइड देंगे, तो देखिए नाउ तो 215 से डिवाइड देना ना, कितने को? 4000 को। ये सॉल्यूशन की मेन पार्ट है, ठीक है, ये मेन पार्ट है, ये राफ नहीं है। अच्छा तो पहला देखिए 40 में 215 तो नहीं जाएगा ना, 400 में जाएगा एक बार, तो 215 होगा। देखिए दो बार से 430 हो जाएगा, अगर दो बार जाए ना तो 430, लेकिन यहाँ तो 400 है। अब माइनस करना, 5 है और यहाँ 99 माइनस 1 8 है, या 3 माइनस 2 1 है, 185। इस जीरो को ले आना। 1850 में 215 कितने हैं, कितने बार है? 8 टाइम्स है। अच्छा आप 8 से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर सकते हैं। 8 5 जार 40 0 कैरी ओवर 4 है, 8 1 जार 8 प्लस 4 12 2 कैरी ओवर 1 है, 8 2 जार 16 प्लस 1 17 है, 0 माइनस 0 0 है, 5 माइनस 2 3 है, 8 माइनस 7 1 है, 130। अच्छा ये जो 4000 है भाई, ये 4000 क्या है? कपड़े है, और वो कौन सी यूनिट में है? सेंटीमीटर में। तो ये जो रिमाइंडर आएगा वो भी कपड़े की रिमाइंडर आएगा, और वो भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो मतलब 4000 सेंटीमीटर से आप 18 शर्ट सिलाई कर सकते हैं, और लास्ट में 130 सेंटीमीटर बच जाएंगे। 130 सेंटीमीटर से एक कंप्लीट शर्ट सिलाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक कंप्लीट शर्ट सिलाई करने के लिए 215 मीटर की जरूरत है, सेंटीमीटर की जरूरत है, लेकिन यहाँ 130 है। तो वो देखिए, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड क्लॉथ विल रिमेन 130 सेंटीमीटर। देयरफॉर 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड 130 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ विल रिमेन। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम। How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 किलोग्राम? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। मेडिसिन को बॉक्सेस में भरना है, और हर एक बॉक्स की वेट है 4 किलोग्राम और 500 ग्राम।
तो अगर एक बेन लोड करना है ऐसी मेडिसिन की बॉक्सेस से, और उस बेन की कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी है 800 किलोग्राम, ठीक है, तो कितने बॉक्सेस हम भर पाएंगे इस बेन में, मतलब कितने बॉक्सेस हम लोड कर पाएंगे। देखिए यहाँ लिमिट है, कैरिंग लिमिट है वो बेन का 800 केजी, और एक बॉक्स की वजन 4 केजी और 500 ग्राम। 500 ग्राम देखिए 1000 ग्राम से 1 केजी होते हैं, 1 किलोग्राम होते हैं, केजी मतलब किलोग्राम, तो 5 से 1000 के आधा है, तो आधा किलोग्राम ही होंगे ना, तो 4 किलोग्राम और आधा किलोग्राम 4.5 किलोग्राम, 4.5 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ जो ग्राम है इसको अगर 1000 से डिवाइड दिया जाए तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये 500 है, 500 को 1000 से डिवाइड देना, तो 1 2 कट गया। अच्छा 10 से 5 को डिवाइड दी जाए ना, तो देखिए 10 में 1 0 है, तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट पुट करना, तो यहाँ एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट होगा, यानी कि 0.5, तो 0.5 मतलब 0.5, और यहाँ और 4 किलोग्राम। अच्छा ये केजी में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ 4 केजी और आधा केजी 4.5 केजी, यानी कि 4.5 केजी, यानी कि एक बॉक्स की वजन है 4.5 किलोग्राम। मतलब ये जो ग्राम है इसको भी किलोग्राम में हमने कन्वर्ट कर चुके हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सबको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ जो 800 किलोग्राम है उसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करने से ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये तो बहुत इजी है, डिविजन की केस है, लेकिन सॉल्यूशन के स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट करना है, ऐसे each box of medicine is equal to 4 किलोग्राम 500 ग्राम is equal to 4.5 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बेन का कैरिंग कैपेसिटी कितने है, 800 किलोग्राम है, ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट द बेन कैन कैरी इज, अच्छा एक बॉक्स की वेट इतने है और कैपेसिटी इतने है, तो टोटल कैपेसिटी बेन की कैपेसिटी को एक बॉक्स की वजन से वेट से डिवाइड देना, तो 8000 को डिवाइड देना 4.5 से, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव करना, देखिए डेसिमल पॉइंट रिमूव करने की तो एक तरीका है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करने से डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। तो सिर्फ इसको 10 से मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो तो और एक जीरो लग जाएगा। तो सीधा सीधी बात यह है कि भाई डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, जितने डिजिट्स है उतनी जीरो ऊपर लगा दो, अगर नीचे डेसिमल पॉइंट है, और नीचे से डेसिमल पॉइंट गायब कर दो, तो ऊपर देखिए 8 के बाद 3 जीरो है, तो और एक जीरो लग जाएगा, और नीचे जो 4.5 है वो 45 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ एक जीरो कम है, ये 800 है ना, तो ये 800, तो यहाँ एक जीरो कम होगा, तो इज इक्वल टू, अब देखिए 8000 बन गया डिवाइड बाय 45, सिंपल है, पहले 5 से काटिए, 5 9 जार 45, अच्छा 85 16 जार 80, और लास्ट में 2 जीरो है लगा देना, ठीक है। अब 9 से इसको डिवाइड देना, तो 177.77 आएगा, ये जो 0.77 है ना, ये 0.77 ऐसे आप नहीं कह सकते, मतलब आपको अगर कहा जाए कि भाई यहाँ कितने बॉक्सेस है गिन के दिखाइए, तो आप कभी भी डेसिमल में ऐसा नहीं कह सकते कि 4.5 बॉक्सेस है, 3.7 बॉक्सेस है, 9.82 बॉक्सेस है, ऐसा नहीं कह सकते, पूरा इंडिविजुअल ही होते हैं, इंडिविजुअल का कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ कितने लोग बैठे हैं, तो आप तो गिनती करके तो एक डेफिनेट नंबर आएगा ना, डेसिमल में तो नहीं आएगा, 10.5 लोग, ऐसा तो आप नहीं होगा ना, तो यहाँ इंडिविजुअल जब है तो पूरा नंबर ही लेना होगा, तो 177 है, ये जो देखिए 177 बॉक्सेस की जो वजन है वो लगभग 800 किलोग्राम है, तो 0.77 जो है ना, ये तो थोड़ा सा ज्यादा है, तो ऐसा तो नहीं रख सकते। हाँ हमने ले लिया यहाँ 0.77 को पूरा 1 मान लिया, तो 177 से 178 हो जाएगा, ठीक है, तो 178 बॉक्सेस की वजन 800 किलोग्राम से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो रिजल्ट आ रहे हैं वो 0.77 है, यानी कि पूरा 178 नहीं है, तो अगर हम इसको राउंड फिगर करके 178 लिख भी दिया तो ये ओवर कैपेसिटी हो जाएगा, मतलब 800 से ज्यादा हो जाएगा, और जो इस बेन का कैपेसिटी से बाहर है, ऊपर है, तो इतने तक हमें रखना पड़ेगा, ठीक है।
177 ही है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट दी वैन कैन कैरी इज 177, ये है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर, एवरी डे शी वर्क्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो किसी एक स्टूडेंट की घर से स्कूल तक जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। 1 किलोमीटर और 875 मीटर है, मतलब 2 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है। तो हर रोज एक स्टूडेंट पैदल जाती है और आती भी है, ठीक है, तो आने जाने में टोटल डिस्टेंस डबल हो जाएगा और 2 से गुना हो जाएगा। दूसरा देखिए, वैसे ही 6 दिनों में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगा उस स्टूडेंट के लिए। 6 दिन अगर पैदल चले उस स्टूडेंट, मतलब बहुत यानी कि आने जाने के जो डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितने कवर हो जाएगा। तो एक्चुअली देखिए डिस्टेंस बिटवीन दी, तो देखिए ये बहुत सिंपल है, डिस्टेंस बिटवीन दी स्कूल एंड द हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो भाई दोनों अलग अलग यूनिट्स में है, मीटर किलोमीटर मीटर, तो एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो भाई एक ही यूनिट में कन्वर्ट करने से हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर 875 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, 1000 मीटर है, और यहाँ 875 मीटर भी है, तो 875 ऐड कर देना, तो 1875 हो जाएगा। तो देखिए 1875 मीटर है टोटल, मतलब 1 किलोमीटर और 875 मीटर से 1875 मीटर है। अच्छा ये देखिए सिर्फ डिस्टेंस है स्कूल और हाउस के बीच, तो अगर एक चक्कर जाने में और एक चक्कर आने में है तो वो डिस्टेंस तो डबल हो रहा है ना। तो देखिए डिस्टेंस वॉक्ड बोथ वे इन 1 डे, कितने हैं, एक दिन की, मतलब आने और जाने की, तो इसको डबल कर देना, मतलब 2 इंटू 1875 मीटर इक्वल 3750 मीटर, 3750 मीटर है टोटल आने जाने का। मतलब एक दिन में वो बच्चा, मतलब वो छात्री क्या करती है, जाने और आने की जो डिस्टेंस है वो तय करती है 3750 मीटर। तो ऐसे 6 दिन में कितने, ये तो एक दिन की डिस्टेंस है बोलती है, तो 6 दिन की डिस्टेंस क्या है, तो देयरफॉर डिस्टेंस वॉक्ड बोथ वे इन 6 डेज इक्वल टू 6 इसको गुना करना 22,500 मीटर हो गया। ये जब तक मीटर में है तो ये भी तो मीटर में आ जाएगा ना। तो आप देखिए 22,500 मीटर, तो 1000 मीटर से 1 किलोमीटर होते, तो 22,000 मीटर से 22 किलोमीटर तो होंगे ना, 22 किलोमीटर, और भी तो 500 है ना, और भी 500 मीटर है, कहाँ, यहाँ, तो ये 500 मीटर से आधा किलोमीटर होता है, यानी कि 22.5 किलोमीटर। तो उसको ऐसे ही रख देंगे 22,000 मीटर, 22 किलोमीटर और 500 मीटर, तो और देखिए 22 किलोमीटर 500 मीटर, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 22.5 किलोमीटर, क्योंकि 500 मीटर से आधा किलोमीटर यानी कि 0.5 किलोमीटर है, तो 22.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज इज 22 किलोमीटर 500 मीटर। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए वेसल हैज 4 liters and 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? तो किसी एक कंटेनर में, किसी एक पॉट में, या जार भी कह सकते हैं, वेसल मतलब वही है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर कार्ड है, कार्ड मतलब दही, तो 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है, तो ये सब दही ग्लासेस में बनना है, और ये ग्लास की कैपेसिटी 25 ml है, यानी कि मिलीलीटर है, ठीक है। तो ऐसे ही कितने ग्लासेस हम भर पाएंगे, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, तो ऐसे, ठीक है। तो यहां देखिए जिस ग्लास में भरना है इसका कैपेसिटी मिलीलीटर में है, और जिस वेसल में दही है, कार्ड है, इसकी कैपेसिटी लीटर और मिलीलीटर दोनों में है, तो हम क्या करेंगे भाई, बेहतर होगा ये जो लीटर है इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं,
तो यहाँ तो 4 लीटर है ना, तो 4000 मिलीलीटर होंगे, ml होंगे, और भी 500 है तो 4000 और 500, 4500 ml है। ठीक है, 4500 ml दो ही टोटल है कंटेनर में, मतलब बेसल में। अच्छा, और एक ग्लास में कितने हैं, 25 मिलीलीटर है। तो ऐसे कितने ग्लासेस है, तो 4500 को 25 से डिवाइड देना। ठीक है, तो देखिए कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास इज इक्वल टू 25 ml। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड इज 4500 डिवाइडेड बाय 25, तो इज इक्वल टू, देखिए पहले 5 से काटिए, 5 5 जार 25, 5 9 जार 45 और लास्ट में 2 0 है, काट देना। ठीक है, फिर 5 से कट जाएगा, 5 18 जार 90 और यहाँ एक 0 है तो लास्ट में लगा देना। तो फाइनल क्या बच रही है, 180 है, यानी कि कितने ग्लासेस भरा जा सकता है, 180। तो यहाँ 180 लिख देना, मतलब ये क्या क्या है, नंबर ऑफ ग्लासेस है। तो ये आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही लिखने से हो जाएगा, मतलब पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में ये पूरा एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।